गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 साइंस, क्लास 11 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। गाइज, ये फर्स्ट क्लास होगा, क्लास 11 का नया सेशन आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन। आई विल अपलोड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट। एंड पूरा सिलेबस जो है आप लोगों का स्कूल के साथ चलता रहेगा। एंड डे बाय डे आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक सारा चीज डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए, तो आप लोग बस क्लास देखते रहिए एंड डेफिनेटली फर्स्ट क्लास से आप लोग जुड़े रहिए यहाँ इस चैनल पर, क्योंकि पूरा सारा चीज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर। स्कूल का एग्जाम तो आराम से हो जाएगा एंड डेफिनेटली आई आल्सो फोकस ऑन योर जेई एंड नीट एग्जाम, राइट, as because you know that chemistry is a very vital subject for JEE and NEET, right? So many things are there, chemistry को अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। therefore फर्स्ट क्लास से ही हम लोग बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारा चीज जो है समझने वाले हैं। and the first chapter, that is some basics chemistry, that is the some basic concept of chemistry, उसमें क्या चीज है, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगा। एंड आप लोग भी पूरा जो है साथ एकदम देना चाहिए एकदम इस क्लास में, बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेशन भी लेके आएंगे हम लोग। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज, राइट, ना कोई देरी के, राइट। तो नई जोश एंड उम्मीद के साथ और पूरा नया एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना लेसन। तो पहला जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, मैटर। ओके, सो मैटर का जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो पहले तो नाम ले लेते हैं क्या, सम बेसिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या चीज होगा देख सकते हैं हम लोग। कि पहला तो ये बात करेंगे हम लोग मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है ये। क्लास 9 में क्या चीज था कि मैटर जिस चीज कौन सा चीज को हम लोग मैटर बोल सकते हो, तो डेफिनेटली द मैटर्स आर द थिंग्स व्हिच वी कैन टच दैट कैन हैव मास, जिसका मास होंगे, कुछ प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करके रखेंगे एंड एक टच करने से महसूस होगा कि हाँ ये कुछ लग रहा है, मतलब फील हो रहा है, ठीक है। तो ये था मैटर। जैसे एयर मैटर हो सकता है एंड प्लास्टिक, राइट, ग्लास, पत्थर, सब कुछ जिसका भी मास होगा, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, उसको हम लोग मैटर के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की मैटर क्या चीज होंगे। अब गाइस देखो, ये क्लास 9 में था आप लोगों का कि बताओ कि इमोशन क्या मैटर है, नहीं है गाइस, इमोशन मैटर नहीं है। ये जो कोई हार्ट करते हैं, जो फील होता है, वो क्या मैटर है, नहीं है। लव जो है वो क्या मैटर है, नहीं है। ड्रीम क्या मैटर है, नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो है कुछ मास भी नहीं है, फील भी नहीं कर सकते, मतलब मास नहीं है एंड स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते। तो इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मैटर, ये लोग को हम लोग मैटर के कैटेगरी में नहीं फैल सकते। तो ये एक बात हुई। अब गाइस देखो, मैटर को जब हम लोग बात करेंगे तो दो टाइप में यहाँ पर डिवाइड हम लोग करेंगे उसको। पहला तो एक है फिजिकल डिवीजन एंड एक होगा केमिकल डिवीजन। मतलब फिजिकल डिवीजन के हिसाब से क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा, एक होगा गाइस फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन विल बी केमिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आया? अब बताओ कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या क्या चीज लिखने वाले हैं। देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू नो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एक तो हम लोग बात करेंगे भाई सॉलिड की, दूसरा वाला पॉइंट होगा लिक्विड वाला, लिक्विड
एंड थर्ड पॉइंट विल बी गैस। तो ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, जो कि बहुत ही सरल है। देखेंगे हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एंड जो केमिकल क्लासिफिकेशन होंगे दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। यहां होंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के ऊपर ये डिवीजन जो है हम लोग करेंगे, राइट। तो गाइस यहां पर क्या होगा, एक तो होगा एलिमेंट, एक होगा एलिमेंट, एक होगा, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिक्सचर लिखते हैं, मिक्सचर। एंड सेकेंड वन इज द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, मिक्सचर हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। अब देखो मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट में भाग कर सकते हैं, कि बताओ क्या क्या होगा। एक तो होगा होमोजेनियस, होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर, एंड द सेकेंड वन विल बी द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्लियर हुआ। अब देखो गाइस, प्योर सब्सटेंस जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे क्या, दो पार्ट इसका भी हम लोग यहां से लिख सकते हैं। एक तो होगा गाइस एलिमेंट, एलिमेंट, एंड द सेकेंड वन इज सब्सटेंस, कंपाउंड, राइट। क्या होगा, कंपाउंड। ये चार्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये चार्ट जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ पहले। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कर रहे हैं, राइट। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन जो कि इसके इस आधारित हम लोग कर रहे हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो वहां पर मिक्सचर आ रहा है एंड प्योर सब्सटेंस आ रहे हैं, क्लियर है। अब देखो मिक्सचर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एक तो है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, एंड सेकेंड वन इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट गाइस क्या देखें हम, कि प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को हम लोग डिवाइड किए एलिमेंट एंड कंपाउंड में, वन बाय वन, यस वन बाय वन, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आराम से आप लोग वीडियो जो है देखते रहिए, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो था भाई, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में था। अच्छा सर, अब थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर हम लोग बात करें इन लोगों का, तो देखो पहले तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, जो पार्टिकल्स लेके ये लोग बने हैं, वो कैसे रहते हैं सॉलिड में। तो सॉलिड में भाई एकदम मतलब क्या है, बहुत क्लोज अप्रोच रहते हैं। ये मान के चलो कि इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिससे ये लोग बनके जो है तैयार होते हैं, ठीक है। एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं हम, जिससे कोई भी जो है सब्सटेंस बनता है। और ये मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स और पार्टिकल्स जो भी है, उन लोगों का जो अरेंजमेंट होते हैं गाइस क्रिस्टल में, वो किस टाइप का होता है, वो होता है बहुत ही एकदम क्लोज, मतलब दोनों जो पार्टिकल्स से एकदम क्लोजली अप्रोच रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड के केस में, राइट। अब लिक्विड में अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर अरेंजमेंट देखेंगे, तो थोड़ा बहुत क्या होंगे, ये लोग दूर दूर होंगे, थोड़ा बहुत दूर दूर होंगे, ओके। तो ये तो बात हुई यहां पर एक। अब भाई गैस में अगर हम लोग बात करें, गैस की अगर हम लोग देखें यहां पर, तो डेफिनेटली गैस में भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, बट यहां पर क्या होगा दोस्तों, कि ये बहुत दूर दूर फैला रहेंगे, मतलब बहुत दूर दूर रहेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो होगा गैप बहुत ही ज्यादा होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। तो ये था जो है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इन केस ऑफ सॉलिड गाइस, एंड द सेकंड वन इन केस ऑफ लिक्विड, जो हम लोग देख सकते हैं यहां पर, वो है लिक्विड के केस में। एंड ये जो है गैस के केस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या होगा कि देखो डिफरेंस तो हम लोग यहां लिख सकते हैं आराम से, धीरे धीरे देखो, तीन कॉलम्स हम बनाएंगे, यहां तीन कॉलम बना रहे हैं, देखो छोटा छोटा करके बना रहे हैं, ठीक है।
मैनेज कर लेना आप लोग थोड़ा बहुत। तो देखो यहाँ पे नहीं होगा अच्छे से आई थिंक। ओके चलो, जस्ट हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। ये तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस हो गया, ठीक है। पूरा क्लियर आ रहा है ना ये वाला पार्ट। तो गाइस एक नंबर हम लोग क्या देखें कि एक नंबर देखें हम पेकिंग। अब बताओ पेकिंग मतलब क्या होता है कि एक क्रिस्टल में जो क्रिस्टल, अगर सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टल आता है वहां पर फिर। तो ये सॉलिड बनने के टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बहुत अच्छे से है, बहुत क्लोजली अप्रोच है। तो पेकिंग भाई यहाँ पर बहुत बढ़िया होने वाला है। पेकिंग की अगर हम लोग तुलना करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पेकिंग होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत लूजली पेकिंग होगा, लूजली पेकिंग होंगे थोड़ा। और यहाँ पर क्या होंगे कि वेरी वेरी वीक, वेरी लूज होंगे, वेरी लूजली पैक्ड होंगे। यहाँ पर पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। कि सॉलिड के केस में पेकिंग जो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो बहुत ही एकदम अच्छे से होंगे, ठीक है। कोई इंटरस्टेशियल गैप जो है उन लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, पूरा एकदम क्लोज अप्रोच रहेंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा लूजली देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एंड वेरी लूजली यहाँ पर बहुत दूर दूर फैले होंगे द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस। बताओ अब सेकेंड डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड डिफरेंस की अगर बात करें, देखो सॉलिड को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान के चलो सॉलिड का आप शेप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत फोर्स लगा के, तो क्या होता है ज्यादा फोर्स लगता है। लाइक ये मान के चलो कि ये मार्कर है और इसको हम थोड़ा बहुत फोर्स लगा के इसका शेप जो है चेंज करना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत टफ लग रहा है। बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दिस स्पेन क्या है कि बहुत टाइटली, एंड टाइटली तो है ही, साथ साथ क्या होगा कि ये लोग बहुत ही अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसको हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। इन लोगों के बीच में जो वो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ बंधा हुआ रहते हैं दोस्तों। एंड ये जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो यहाँ पर सॉलिड के केस में वो बहुत ही अच्छा होते हैं। बताओ समझ में आया। तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सॉलिड में बहुत ही अच्छा होंगे। जो फोर्स की हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेकंड वाला पॉइंट में, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सॉलिड के केस में बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब देखो अगर हम लोग लिक्विड के केस में बात करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाता है। और इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल को लेके, मतलब वाटर सिस्टम में क्या कर सकते हैं हम लोग वाटर में, मान के चलो वाटर को लेके अगर हम लोग ऐसे पानी को हाथ में उठा लेते हैं ना ऐसे, तो पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स अगर बहुत पैक्ट होता, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता उन लोगों के बीच में, बहुत एकदम बहुत इफेक्टिव होता, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे हाथ में ऐसे पानी को काट नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लोगों के बीच में थोड़ा वीक है, इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय मींस ऑफ फोर्स अप्लाई करके बाहर से हम लोग उन लोगों को थोड़ा बहुत अलग कर सकते हैं। बट फिर भी वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं अगर हम फोर्स को छोड़ दे तो। क्या, क्योंकि ये प्रूफ दिखाते हैं भाई कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होगा एंड पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। एंड गाइस ये जो अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड। आप लोग को पता होगा कि जो वाटर है उसको बहुत अच्छे से हम लोग काट सकते हैं, बहुत अच्छे से एक वेसल से दूसरे वेसल्स पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसी में अगर हम लोग ग्लिसरॉल ले ले तो क्या होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होंगे क्या, क्योंकि वो थोड़ा डेंसर होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, इसीलिए जो पार्टिकल्स ऑफ द ग्लिसरॉल क्या होते हैं। और हनी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, उन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत इफेक्टिव बॉन्डिंग रहता है, इतना आसानी से हम लोग उन लोगों का अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस हिसाब से इन लोगों को बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि वाटर और ग्लिसरॉल में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर मेजर करने बोला तो डेफिनेटली ग्लिसरॉल का ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहते हैं एंड मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब गाइस यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। जैसे वाटर का अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों है? क्योंकि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो वहां पर हम लोग इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो तो ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ थोड़ा बहुत लेस होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो गैसेस में क्या हो सकता है गाइस, गैसेस में देख सकते हो गैस को क्या होगा, थोड़ा बहुत गैस पूरा चारों ओर फैल जाता है बहुत जल्दी। एंड इन लोगों का क्या होता है कि डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही फास्ट होते हैं। एंड डिफ्यूजन जो रेट है इन लोगों का बहुत फास्ट होता है, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स के बीच में गैसेस मॉलिक्यूल्स जिस पार्टिकल से बना होगा उस गैसियस सिस्टम का पार्टिकल्स बहुत ही लूजली एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत इजीली ये लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं। राइट, समझ में आया कि नहीं है? और इसके आधारित आप लोग बहुत सारा सवाल का आंसर भी दे सकते हो, कैसे कि एंसिएंट स्टिक को जलाने से चारों ओर जो है उसका एरोमा फैल जाता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स। आप ये भी बता सकते हो कि जो चिकन वगैरह स्वीट्स जो कुकिंग करते हैं ना, तो वो जब हॉट रहते हैं, हाँ, तो क्या होता है कि दूर दूर तक उसका स्मेल जो है आ जाता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली पता चल जाता है हम लोगों को क्या आज खाने में हुआ है। राइट, तो देखो दोस्तों ये जो है गैसियस पार्टिकल्स का नेचर है, उन लोगों को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं एंड डेफिनेटली वो लोग फैल जाते हैं, उन लोगों का डिफ्यूजन बहुत अच्छा होता है। तो ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर वेरी लेस क्या है, वेरी लेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो छोटा छोटा करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग बुक से भी अच्छे से देख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखो गाइस हम लोग बात करेंगे थर्ड वाला पॉइंट, जो कि इसके आधारित होंगे गाइस कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। देखो मूवमेंट मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब अपना प्लेस जो है चेंज करना। ओके, जैसे हम अपना हाथ जो है ऐसे करके चेंज कर रहे थे, राइट, तो मूवमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ इधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, तो मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि मेरे को कोई पकड़ के एकदम बांध के रखे, तो हम क्या मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आता है, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे से अरेंज होते हैं एंड टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड दोनों के बीच में क्या होता है कि बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो लोग एक दूसरे में ऐसा रहते हैं कि मूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स दे आर क्या होगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एकदम ना के बराबर है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पर क्या होंगे, बहुत ही कम होने वाला है। तो वेरी लो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वेरी लो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बताओ। अब देखो यहाँ पर जो लिक्विड के केस में देख सकते हो थोड़ा बहुत मूवमेंट होंगे, क्योंकि लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड गैसेस में तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीडम होगा, यहाँ मैक्सिमम फ्रीडम। ठीक है, मैक्सिमम जो है यहाँ पर फ्रीडम होने वाला इन लोगों का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या होंगे यहाँ पर, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर जो पॉइंट हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं वो इसके आधारित होंगे ना, शेप और साइज की जो बात करेंगे हम लोग। तो गाइस सॉलिड में अगर हम लोग देखें तो इन लोगों का क्या होता है सॉलिड में कि पर्टिकुलर एक फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम जो है होता है सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है कि फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, समझ में आया? यही वाला बात अगर हम यहां पर करें, यही वाला बात अगर लिक्विड के केस में करें, तो इन लोगों का कोई भी शेप नहीं होता। जिस वेसल्स में रखते हैं हम लोग वो उसी का शेप जो है ले लेता है, और कोई भी पर्टिकुलर शेप हम लोग नहीं देख सकते यहाँ पर।
ठीक है, मान लो कि आपके पास 1 लीटर लिक्विड है, उसको आप एक वेसल्स में डालें, तो वो जो वेसल्स का शेप था उस टाइप का शेप ले लिए। अब वही वाला दूसरा कोई वेसल्स में डाले तो वो वेसल्स का जो शेप था वो वाला शेप ले लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स है वो ले सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द मूविंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस। और ये जो प्रॉपर्टी है इन लोगों का लूजली पैक्ड है, इसी वजह से ये चीज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है फिक्स्ड तो वॉल्यूम, देखो अब बात करते हैं हम लोग। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में, बट शेप जो है नॉट फिक्स्ड। समझ में आया? फिक्स्ड जो है वॉल्यूम है, इसका क्या मतलब है सर? फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे हो रहा है? देखिए 1 लीटर पानी को अगर हम एक बर्तन से दूसरा बर्तन पे ले जाएं तो डेफिनेटली उसमें थोड़ी ना वॉल्यूम का चेंज होता है। 1 लीटर 10 लीटर थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा ना। 1 लीटर 1 लीटर ही रहेंगे, 1 लीटर 1 लीटर ही रहेंगे ना, ठीक है। बट यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज इंपॉर्टेंट है लिक्विड की, फिक्स वॉल्यूम होते हैं बट शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता, डिपेंड ऑन द वेसल्स का शेप। अब देखो लास्ट में जो पॉइंट है गैस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गैस में क्या होता है, ना इन लोगों का फिक्स्ड शेप होता है एंड ना इन लोगों का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों में कोई भी फिक्स नहीं है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं ये बताओ। अब बहुत सारा और भी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। एक टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी करके, मतलब कितना कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग। तो सॉलिड आर लेस कंप्रेसिबल, क्योंकि सॉलिड को और ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जाता, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर सबसे कम होगा एंड लिक्विड में थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग, बट गैस में क्या होता है कि इन लोगों का बहुत ही अच्छे से कंप्रेस किया जा सकता है एंड दे आर हाईली कंप्रेसेबल। एंड डेफिनेटली आप लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे कि एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है कि बहुत सारा गैस जो है वो हाई प्रेशर में रखा जाता है एंड डेफिनेटली कंप्रेस, हाई प्रेशर में कंप्रेस करके वो उस वेसल्स में रखा जाते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी यही प्रूव करते हैं कि लिक्विड को गैस को अगर हम लोग प्रेशराइज करें तो वो किसमें कन्वर्ट होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो देखो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, चीजें क्लियर हो रहा है एकदम बहुत अच्छे से। अब देखो तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तो भाई हम लोग कर लिए। अब सर एक चीज आप बताइए कि ये फिजिकल जब क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस कैसे कन्वर्ट होता है एक दूसरे से? तो गाइस बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड से गैस, तो ये हीट का खेल है, राइट। हीट अगर हम लोग सप्लाई करेंगे एक सॉलिड में, हीट अगर हम लोग यहाँ पर दे दे भाई, यहाँ पर हीट अगर हम लोग दे दे तो डेफिनेटली वो लिक्विड बनेगा, और अगर माइनस हीट कर दे, कूल कर दे, इसको कूल कर दे तो डेफिनेटली वो सॉलिड में बदल जाता है। अब देखो लिक्विड में और भी अगर ज्यादा से ज्यादा हीट हम लोग अगर दे दे तो ये गैस में कन्वर्ट होते हैं, और गैस को अगर कूल करते हैं तो डेफिनेटली वो लिक्विड में बदल जाता है। और ये प्रोसेस हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। ये जो सॉलिड से लिक्विड होने वाला जो चीज है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ना, मेल्टिंग बोलते हैं। एंड ये जो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है उसमें क्या बोलते हैं उसको, सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड से गैस जो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। एंड गैस से जो लिक्विड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं बताओ? गैस, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस हो रहा है उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। एंड गैस से लिक्विड क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, राइट, कंडेंसेशन। तो ये बहुत बेसिक चीज है, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में जो बात आ रहा है सॉलिड लिक्विड गैस में, ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा बहुत हम लोग देख लिए, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अब गाइस हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस में हम लोग मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो पहला तो हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। तो देखो मिक्सचर क्या होता है, पहले तो ये बताओ मिक्सचर क्या होते हैं।
एक एक चीज लेके कभी मिक्सचर होगा क्या? नहीं होगा ना। एक चीज लेके तो कभी नहीं मिक्सचर होंगे, तो डेफिनेटली वहां पर एटलीस्ट दो तो होना ही चाहिए, टू और मोर, टू और मोर, टू और मोर यहाँ पर चीजें रहेंगी। कोई भी कुछ भी हो सकता है, पानी ले लो, सॉल्ट ले लो, दो तो एटलीस्ट है। पानी से, पानी में पानी डालो और मिक्सचर बोल रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। तो पानी, उसके साथ आप सॉल्ट ऐड कर दो। अब आपको मन जा रहा है कि इंक ऐड कर देते तो वो भी ऐड कर दो, और भी बहुत सारा ऐड किया जा सकता है। तो ये मतलब है समझाने का कि मिक्सचर जो है वो दो से और उससे अधिक जो है क्या लेके, सब्सटेंस लेके बना होंगे। एंड ये जो जो चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कंपोनेंट बोलते हैं। तो क्या है कि टू और मोर कंपोनेंट लेके वो चीजें बनता है, राइट। अब देखो ये कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जो चीज यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो कि शुगर कंपोनेंट हो सकता है, सॉल्ट कंपोनेंट हो गया, ठीक है, वाटर कंपोनेंट हो गया, तो ऐसे करके। तो एटलीस्ट टू कंपोनेंट अगर यहां रहता है तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं ना, टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात होता है, जनरली हम लोग देखेंगे। तो कंपोनेंट तो ये आया सर। अब देखो मिक्सचर जब हम लोग बनाते हैं तो कोई भी टू कंपोनेंट को कोई भी रेशियो में ऐड कर सकते हो आप लोग, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ 1:2 में ही करना होगा, लाइक दिस। ये कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा, आप एनी रेशियो ऐड कर सकते हो, तो वो क्या होंगे, मिक्सचर बन जाएंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मिक्सचर जो होगा वो मिक्सचर को थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो डेफिनेटली वहां दो चीजें जो है ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं। देखो मान के चलो कि एक मिक्सचर बना, दो कंपोनेंट वहां पर डाले हैं हम, पानी में वाटर है, उसमें सॉल्ट डालें, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, ये जो मिक्सचर बना वो चीजें क्या है कि जो दो कंपोनेंट है वो पूरा मिक्सिबल हो गया है एक दूसरे के साथ, एंड एक ही जो है वो यहाँ पर फेज दिखा रहा है, मतलब कंपोजिशन जो है गाइस ये यूनिफॉर्म है। इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं हम, यूनिफॉर्म। यहाँ यूनिफॉर्म जो होगा वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ रहेंगे। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, कहीं से भी आप लोग इसको यहां से उठा लो, चाहे यहां से किसी भी चाहे बल्क से ले लो, चाहे सरफेस से ले लो, किसी भी पोर्शन से सॉल्यूशन का ले सकते हो, और उसका फिजिकल जो भी चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज सेम जैसा ये लोग शो करेंगे, दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेंगे यहाँ पर। तो ये तो एक बात हुई यहाँ पर। तो उन लोगों को हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखो बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं है, बताओ। होमोजेनियस लेके बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो नहीं होना है भाई। तो हर कहीं से भी आप ले लो, चाहे यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, कहीं से भी उठा लो थोड़ा बहुत सैंपल, तो उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे। एंड डेफिनेटली यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का होमोजेनियस मिक्सचर। बताओ चीजें क्लियर हुआ कि नहीं है? अब सेम जैसा काम और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दो कंपोनेंट को ऐसे मिलाओ, दो कंपोनेंट को गाइस ऐसे मिलाओ कि दोनों, तो ऐसे हम लोग मिक्स कर दिए, बट ऐसा हुआ कि पानी में आप लोग ऑयल डाल दो। पानी में ऑयल डालने से क्या होगा, वो दोनों ही इमिसिबल है, नहीं मिक्स होगा, मिक्सिबल नहीं होंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो सिस्टम बनने वाला है गाइस वो होगा हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझ में आया? हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब इन लोग यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे, इन लोगों का कंपोजिशन यूनिफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं रह रहा है। तो नॉट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हम लोग बोलेंगे इन लोगों को, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बताओ समझ में आया? ये तो मिक्सचर के बारे में क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो गया। एंड मिक्सचर में कोई भी रेशियो आप लोग ऐसा नहीं बता सकते हो कि कुछ कोई भी रेशियो ले लो, एंड एनी रेशियो की बात करेंगे हम लोग, एनी रेशियो
कोई भी फिक्स रेशियो यहाँ पर मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग बात कर लिए। अब देखो ये मिक्सचर से कंपोनेंट को जो अलग करने का कॉन्सेप्ट है भाई, वो इंपॉर्टेंट होता है इसी वजह से कि बहुत सारा सेपरेशन टेक्निक हम लोग को पता है एंड उसके ऊपर बेस करके हम लोग इन लोगों का जो कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट को हम लोग अलग कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उसका जो कंपोनेंट है उसको अलग कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि वाटर के साथ हम लोग सॉल्ट मिलाए, अब देखो जब इसमें हम लोग इवापोरेट करेंगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा, जो वोलाटाइल कंपोनेंट होते हैं, वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जो नॉन वोलाटाइल होता है जैसे कि सॉल्ट, वो हीट करने से थोड़ी जाएगा वेपर फेज में, तो फिर वो तो रह जाएगा एज अ रेसिड्यू। तो ऐसे में हम लोग बाय मींस ऑफ इवापोरेशन उसको अलग कर सकते हैं। अब एक आप मिक्सचर बनाए कि मिक्सचर जो है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड, दोनों ही सॉल्ट है। अब क्या कर सकते हैं कि हीट कर दो सब्लाइम सब्सटेंस एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड नहीं है, तो इसके आधारित हम लोग उन लोगों को सेपरेट कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपके पास एक वेल एंड वाटर है, तो उसको आप सेपरेटिंग फानल है उससे उसको यूज करके हम लोग अलग कर सकते हैं। एक इंक में जो कंपोनेंट से बना होगा वो इंक, उस इंक को अगर हम लोग क्रोमाटोग्राफिक पेपर से एनालिसिस करेंगे तो अलग कर सकते हैं। ब्लड में अगर देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करेंगे। तो ये बहुत सारा मेथड से जहां से मिक्सचर को अलग किया जाता है। एंड एक चीज ये है कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट मिक्स होते हैं क्या होते हैं, उन लोगों का अपना जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, वो क्या होता है, इंटेक्ट रहते हैं, वो चेंज नहीं होता। जैसे कि सोडियम क्लोराइड और पानी में ऐड कर दो तो दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। पानी पानी जैसा है, वाटर सोडियम क्लोराइड जैसा है, बट वो लोग मिक्स हो रहे हैं, अलग भी तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मिक्सचर से हम लोग कंपोनेंट को आसानी से फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, बट यही वाला जो है चीजें यहां पर नहीं होगा जब हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तो समझ में आया कि नहीं है बताओ? तो मिक्सचर से हम लोग कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्योर सब्सटेंस की तरफ चलते हैं। चलो, तो भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो, एक तो बात है प्योर मतलब उसमें एक ही वही चीज रहेंगे। प्योर मतलब क्या होगा, इसलिए डिवाइड कर दिया ना इसको, प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में। तो देखो पहले तो एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग। अब देखो एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट बनता है, देखो कोई भी चीज बन रहा है वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बन रहा है ना, कोई भी चीज बन रहा है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बन रहा है। अब यहां पर बनने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटॉम्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि सेम टाइप्स ऑफ एटॉम्स अगर रहे तो एलिमेंट है। सेम टाइप ऑफ, दो तीन टाइप का नहीं होगा, सेम टाइप ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। तो सेम काइंड ऑफ एटॉम्स की प्रेजेंस रहेंगे, सेम काइंड ऑफ एटॉम्स। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटॉम्स। जैसे कि बात कर सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटॉम्स ही तो प्रेजेंट होते हैं सर, ये बहुत आसान है। नाइट्रोजन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, फास्फोरस एलिमेंट है, ऐसा बहुत सारा चीजें आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे, जहां सेम टाइप ऑफ एटॉम्स रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, सेम टाइप ऑफ एटॉम्स। ठीक है, जैसे सल्फर में सिर्फ सल्फर एटॉम्स ही है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटॉम्स को छोड़ के और किसी को नहीं मिलेगा आपको। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन एटॉम्स ही है। तो सेम जैसा एटॉम्स मिलके जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं उन लोगों को हम लोग एलिमेंट्स के कैटेगरी में रखते हैं। मेटल्स भी होंगे भाई, मेटल्स, सोडियम मेटल्स की बात कर लो, मैग्नीशियम की बात कर लो, एल्यूमिनियम की बात कर लो, तो ये सब एलिमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट को हम लोग ऐसा भी डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तीन टाइप में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं।
मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो ये जो कंपाउंड वाला चीज है, अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ अपना कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो टाइप ऑफ एटॉम्स आ जाए, दो टाइप ऑफ एटॉम्स, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से आ रहे हैं, दो डिफरेंट काइंड ऑफ एटॉम्स आके क्या हो रहा है कि वो लोग मिक्स होके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ डेफिनेटली हो सकता है। तो फिर हम उस केस में क्या बोलेंगे, उन लोगों को एलिमेंट ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, उन लोगों को बोलेंगे कंपाउंड। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सर एक आप कंपाउंड का एग्जांपल दे दो तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है भाई दे देते हैं, चलो एक नहीं हजारों दे देंगे। देखो वाटर है, ग्लूकोज है, NH3 है, ठीक है, H2SO4 है, ग्लूकोज है C6H12O6। तो ऐसे में बहुत सारा मॉलिक्यूल जो भी आप लिख रहे हो यहाँ पर सारे के सारे क्या होगा, कंपाउंड है। और एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक नोटिस करनी होंगे आप लोगों को क्या चीज की, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉम्स रहेंगे प्रेजेंट, बट एक डेफिनेट रेशियो जरूर होंगे वहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? एक डेफिनेट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि पानी की बात करेंगे, देखो पानी की बात करेंगे तो पानी चाहे आप लोग कहीं से भी ले लो उसमें H2 ही फॉर्मूला रहेंगे, एंड वाटर एंड H एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 में रहेंगे। ऐसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेशियो 2:1 में प्रेजेंट होंगे। एमोनिया की बात करेंगे दोस्तों तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में क्या होंगे कि 1:3 रेशियो में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। ग्लूकोज की बात करेंगे C हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो हमेशा क्या होगा, ये 1:2:1 रेशियो में प्रेजेंट होगा। तो ये जो फिक्स रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जो फिक्स रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है ये इस कंपाउंड में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमेशा फिक्स रेशियो में रहेंगे। और एक चीज क्या है कि एक जैसा तो एटॉम नहीं है यहाँ पर ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एटॉम्स प्रेजेंट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से वो एटॉम्स आए हैं एंड एक फिक्स्ड रेशियो में वो लोग कनेक्ट होके एक नया फार्मूला बनाए हैं, एक नया मॉलिक्यूल जो है बन के तैयार है। अब भाई एक चीज नोटिस करना होगा यहाँ पर, जैसे कि सर आप एक बात बताइए कि ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये जो वाटर का जो हाइड्रोजन आप बता रही हो, तो ये हाइड्रोजन का और ये वाला हाइड्रोजन का क्या सेम टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है क्या? मतलब जो चीज हम बताने जा रहे हैं कि H2 और O2 मिलके तो H2O बनता है। अब देखो हाइड्रोजन तो गैस है भाई, हाइड्रोजन तो गैस है, ऑक्सीजन तो भी गैस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, गैस में रहता है, सॉलिड में भी रहता है। ठीक है। अब देखो जब हम लोग का मतलब थर्स्टिंग होते हैं, ठीक है, प्यास लगते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन खा के क्या हम लोग जिंदा रह सकते हैं? ऑब्वियसली नो। अच्छा सर आप एक बात बताइए कि जब किसी चीज को बर्न करना होगा तब क्या ऑक्सीजन तो चाहिए हम लोग को, क्या पानी डालने से थोड़ी होता है? नहीं होता भाई। अच्छा हाइड्रोजन तो फ्यूल के हिसाब से काम करता है, अब पानी डालो तो बुझ जाता है। राइट। तो ये चीज ना कहीं सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि ये वाटर और हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये और ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों एक जैसा नहीं है, ये डिफरेंट है एकदम। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो एकदम डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटॉम्स मिलके ये चीजें तैयार है, एंड यहाँ का जो केमिकल कंपोजिशन है वो इन दोनों मतलब यहां से अलग है। जो कंपोनेंट मतलब जो चीज से ये बना है उससे उसका पार्टिकल का जो नेचर है और ये कंपाउंड का जो नेचर है वो दोनों अलग है। जो पार्टिकल से वो बना है, ठीक है ध्यान से सुनो, जो पार्टिकल से वो बना है उसका जो नेचर है और कंपाउंड का जो नेचर है वो मिलके जो बन रहा है उसका जो नेचर है वो दोनों क्या है, अलग है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एकदम। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नेचर अलग है और पानी का नेचर अलग है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है
क्लियर है? अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग क्या कोई ऐसा पंजेंट स्मेल देता है? नहीं, बट एमोनिया का देख लो आप लोग, पंजेंट स्मेल है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट एकदम? ठीक है, तो यही चीज है कि कंपोनेंट का जो नेचर होता है वो चीज वहां पर बदल जाती है, एक अलग ही एक केमिकल कंपोजिशन वाला, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला एक चीज बनता है आफ्टर केमिकल रिएक्शंस, और ये तो डेफिनेटली आफ्टर केमिकल रिएक्शंस ही होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बात तो हम लोग कर लिए। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब क्या होंगे, देखो ये चीज पढ़ने के बाद, ये चीज पढ़ने के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, एकदम आप लोगों का जो बुक्स में है ना उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग जस्ट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते जाओ। ठीक है, अब हम एक सवाल करेंगे, जिस सवाल के आंसर आप लोगों को देना है कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड है, ऐसे करके। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सवाल जो है पिक कर रहे। देखो दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप बता दो कि एयर क्या है भाई, तो बताओ एयर क्या होगा, तो डेफिनेटली एयर जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। अच्छा सर, ये तो समझ में आया। अच्छा, आप अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो क्या होगा, तो देखो भाई डिस्टिल्ड वाटर में ना एक चीज होता है, वहां से जो भी आयंस रहता है ना, जो भी अदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको हटा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट होते हैं वहां पर। उसका मतलब ये है कि सर आप तो वाटर के बारे में बात कर रहे हो, आप तो वाटर का बारे में बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स हम लोग तो यहां से कंपाउंड लिख ही सकते हैं ना, तो ये हो गया भाई कंपाउंड। अब देखो दोस्तों, यहां अगर डिस्टिल वाटर ना बोल के टेप वाटर की बात कर दे, टेप वाटर की बात कर दे, तो डेफिनेटली वहां पर बहुत सारा चीज मिक्स होंगे, आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारा और भी चीजें वहां पर प्रेजेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली वो अकेला चीज नहीं है, बट एक चीज तो कॉन्फर्म है भाई कि वो होमोजीनियस है। तो मिक्सचर तो बोलेंगे लेकिन वो भी मेंशन करना होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो डेफिनेटली होमोजीनियस जो है ये मिक्सचर होंगे। समझ में आया? अब देखो और क्या चीज है सर, और क्या आप पूछने वाले हो, देखो भाई मिल्क बता दो क्या होगा, मिल्क के केस में क्या होगा, आप लोगों को ये लग सकता है कि सर मिल्क तो प्योर होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं, मिल्क एक मिक्सचर है एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क जो है एक कॉलोइड है, एंड कॉलोइड जो होता है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, एंड ये टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं, जो लाइट पार्टिकल के साथ सॉल्यूशन का रिएक्शन होता है, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं मिल्क, बहुत सारा चीज होता है ना, पानी होता है, उसके बाद वो प्रोटीन्स वगैरह होता है, फैट, मिनरल्स, ये सारा चीज मिलके एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर के हिसाब से रहता है, बट हम लोग को लगता है होमोजीनियस, बट ये है क्या, ये इसको कंपोनेंट में देखेंगे तो डेफिनेट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम रहेंगे यहाँ पर, एंड ये इमल्सन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो भाई 5 वाला पॉइंट, अगर हम गान पाउडर की बात करें तो गान पाउडर में पहले तो बता दो क्या क्या होता है। देखो गन पाउडर जो है ये एक मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, एंड गन पाउडर में होता क्या है, देखो चारकोल होता है ना, कार्बन प्लस क्या रहता है ना, सल्फर रहता है, यस, और क्या रहता है सर, नाइटर रहता है। नाइटर का मतलब पता है आप लोगों को, नाइटर का मतलब है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है बताओ, क्लियर है? अब देखो ग्राफाइट की अगर बात करें तो ग्राफाइट कौन सा कैटेगरी में आ रहा है भाई, ग्राफाइट कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, तो सर ग्राफाइट में तो सिर्फ कार्बन ही रहता है ना, तो डेफिनेटली वो तो एक ही टाइप का एलिमेंट से बना है, एक ही टाइप ऑफ एटम से बना होगा, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट की कैटेगरी में होंगे। ऐसे डायमंड की बात करेंगे तो भी होगा, फुलरिन की बात करेंगे तो भी होंगे, ये आयोडीन की बात करेंगे तो भी एलिमेंट ही होंगे वो। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा सर, कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में डिजोल्व हो जाता है तो क्या होगा, वो डेफिनेटली एक सोल्यूशन होंगे, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो भी सोल्यूशन है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। अल्कोहल और पानी अगर मिक्स कर दे तो भी वो होमोजेनियस मिक्सचर होंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां से हम लोगों को क्लियर हो रहा है। एंड और एक
लास्ट वाला सवाल पूछ रहे हैं, मान के चलो कि आपसे ऐसा सवाल आया कि H2SO4 थोड़ा मतलब पानी लेके H2SO4 ऐड करने से जो चीज मिलेगा वो क्या होंगे, एक मिक्सचर होंगे, एक कंपाउंड होंगे, क्या होंगे? तो डेफिनेटली वो एक सोल्यूशन बनेगा, राइट? वो क्या होंगे? एक सोल्यूशन बनेगा। यहां पर से सबको समझ में आया है, ठीक है? चलो देख लो ये सब। ठीक है, अगर पेट्रोल की बात करें तो वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वो भी एक क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये सब यहाँ पर डिस्कशन था आज की क्लास में। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ फिजिकल जो क्वांटिटीज होते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, ऐसा यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, एंड कुछ कन्वर्शन लाइक गीगा में क्या होता है, राइट? जैसे कि डेका में क्या होता है, फिर फेम्टो में कौन सा चीज होता है, 10⁻15 होता है और 10⁻−15 होता है, जेक्टो, यट्टो, तो ये सब, एंड कुछ ग्रीक सिंबल्स जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे रो हो गया, जैसे पाई हो गया, जैसे ईटा हो गया, जैसे साई हो गया, तो ये सब है ना, ये सब हम लोग फर्स्ट 10 मिनट्स में बात कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन के बारे में बात करेंगे, फिर पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से आप लोग शेयर करो, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप लोगों का जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, एंड आप लोग के वजह से ये छोटा सा चैनल जो हो एक बड़ा सफर तय कर सकता है गाइस। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, आप लोग का जो दोस्त है, ठीक है, जो भी रिलेटिव्स है, तो आप शेयर करो, एंड डेफिनेटली उन लोगों को बताओ कि ऐसे पूरा कंप्लीट जो है सारे यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे क्लास 11 का, और ये पहला वीडियो है, तो इसलिए मैसेज इसी वीडियो से आप लोग स्प्रेड कर दो चारों ओर, ठीक है? आप लोग बता दो सभी को कि ऐसा पूरा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में हो रहा है चीजें, एनसीईआरटी के ऊपर सर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, पूरा एक्सरसाइज भी करवाएंगे, सारा चीज होगा, ठीक है? बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है? तो भाई आज रखते हैं यहीं पर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टाटा।